नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आने से अब्दुल गनी वकील, जो पीपल कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन हैं, अब्दुल गनी वकील को बहुत खुन्नस आई है। आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर ऐसे ही किसी और जमात का व्यक्ति उस मंच पर होता तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहना था कि इनके ताल्लुकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, यानी इस पर भी सियासत हो रही है। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन जब कोई और किसी जमात का व्यक्ति इस डाइस पे होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जोड़ देना था। आइए पहले देखते हैं कि अब्दुल गनी वकील ने क्या कहा। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की परंपरा रही है कि जब भी उनको अपने सियासी मुखालिफ पर हमला करना होता है तो उसको वो आरएसएस के साथ जोड़ते हैं। ये उनको शुरू से परंपरा हुई है, लेकिन जब उनकी अपनी बात आती है तो उनको छूट है। आप कल ही की बात देखिए, यहाँ नितिन गडकरी साहब आए थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मरकज के। वहाँ इवेंट पर कोई ज़रूरत नहीं थी जाने की फारूक साहब, लेकिन वो अपने साथियों लेके वहाँ चला गए। अगर वो दूसरा चला जाता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े शोर उठाया होता। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह बंटी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र सिंह बंटी जी, आज अब्दुल गनी वकील, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन है, उनका यह कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौके की राजनीति करते हैं। जब नितिन गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक कार्यक्रम में थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर वहां पर पहुंच गए, अगर किसी और जमात का कोई व्यक्ति होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पक्का कहना था ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अपना सवाल दोहराइएगा, मैं आवाज नहीं आपकी सुन पा रहा हूं। देखिए, अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मौका प्रस्ती की राजनीति करती है। नितिन गडकरी के कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरह का कोई न्योता नहीं था, लेकिन वो वहां पर पहुंच गए। देखिए, मैं उन्होंने क्या कहा इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें सर्टिफिकेट लेने की उनसे जरूरत नहीं है। उनके अपने क्रेडेंशियल्स क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात रही फारूक साहब के जाने की, तो आप ये अच्छी तरह से समझते हैं कि वो एक लोकसभा के मेंबर की ही, और लोकसभा मेंबर होने के नाते उनको उनके इस बात का कहने में कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं कि उनको न्योता था या नहीं था। जहाँ तक उनके जाने का सवाल है, तो आपको पता ही है कि वो लोकसभा सदस्य हैं, और बतौर लोकसभा सदस्य जहाँ भी लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई का कोई भी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम होगा, वो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम था। और जो भी प्रोग्राम सरकारी होगा जिसमें लोगों की भलाई इन्वॉल्व होगी, जिसमें लोगों का भला इन्वॉल्व होगा, उसमें बतौर लोकसभा सदस्य का जाना, मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई एतराज होना चाहिए या किसी तरह का शक शुबा रहना चाहिए कि वो वहां गए तो क्यों गए वो। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर फारूक साहब का जो कद है वो एक अदावर नेता है जम्मू कश्मीर के, और उसके लिए हमें मेरा ख्याल है कि जो है गनी वकील साहब, उनसे किसी तरीके का सर्टिफिकेट या किसी तरीके की अप्रिसिएशन या परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बंटी जी, एक जो आरोप उन्होंने लगाया कि अगर इस तरीके से किसी और जमात का व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता तो उन्होंने उसके रिश्ते आरएसएस के साथ जोड़ने थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में भी मिलजुल कर सरकार बनाई है, हिस्सेदारी की। बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पॉलिसी प्रोग्राम है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पॉलिसी प्रोग्राम पे अपने जो आइन के हिसाब से अपनी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी है उसमें कभी भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे मतभेद है, जो मौजूदा मतभेद है, वो 370 को लेकर के 35 एकड़ जो लेकर है वो है, उसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और सियासी तौर पर भी वो लड़ाई हम लड़ेंगे। ये जो स्टेज साझा करने की बात आप कर रहे हैं, ये साझा किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं हुई, ये स्टेज साझा हुई है, जैसा मैंने कहा, एक सरकारी प्रोग्राम में जो लोगों के लिए, जो जनता की भलाई के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए जो कार्यक्रम होगा, उसमें अगर बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी को बुलाया जाएगा तो वो जुड़ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता इससे किसी इस तरह के
नेता की परमिशन की जरूरत है जो इस बात को ना समझे कि जनता की भलाई ही जो है वो सियासत का और सियासी पार्टियों का पहला एजेंडा और पहला जो है वो मकसद रहना चाहिए, एम रहना चाहिए। बंटी, ये माना जाए बौखलाहट है, गनी वकील बौखलाहट में बोल रहे थे। देखिए, मैं उन तो गनी वकील साहब की जो पिछली सियासी बैकग्राउंड है वो जैसे वो स्विच ओवर करते रहे इधर से उधर, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। वो जनता भली भांति जानती है वकील साहब का क्या किरदार है। तो निश्चित रूप से बौखलाहट ही रहेगी होगी कि जब किसी आदमी के पास कुछ कहने के लिए कुछ ना रहे तो वो इसी तरीके से कदावर लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करके न्यूज में आना चाहते हैं। वो सिर्फ एक पब्लिसिटी फंडा है, ये पब्लिसिटी का एक स्टंट है जिससे वो न्यूज में आना चाहते हैं। इससे बढ़कर मैं इसको कुछ समझता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, थन्ना मंडी के एक स्कूल में 32 पॉजिटिव आए हैं, 32 बच्चे पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद एसओपीज का पालन नहीं किया गया है और बहुत बड़ा ब्लंडर जो है हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं कि तीसरी वेव को न्योता मत दीजिए, आप मत समझिए कि कोविड-19 खत्म हो चुका है। और जो इस स्कूल या प्रबंधन ने किया है वो साफ जाहिर करता है कि बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही किसी भी बड़े भयंकर विस्फोट का कारण बन सकती है। जैसे हमने पहले भी कहा कि बच्चों में वेव 3 जो है वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है, केंद्रीय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहे हैं कि तीसरी वेव बच्चों पर ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है, ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। लिहाजा इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ हिदायतें जरूर बरतनी चाहिए। बच्चों से जब हमने बातचीत की, हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने बातचीत की, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें सिर्फ कहा कि आप घर में चलो जाओ, किसी को आइसोलेशन में नहीं रखा गया, किसी को क्वारंटीन नहीं किया गया और घर में कहा गया कि आप चावल और गोश्त ना खाएं। कितना बड़ा ब्लंडर है। कुछ बच्चों को उधर ही बिठा के रखा, कुछ बच्चों को बोला अभी यहीं पे टेस्ट आपके हो रहे हैं, फिर क्लास में भेज दिया, फिर बच्चों को बोला कि आप आओ, नीचे बुला रहे हैं आपको, दोबारा किया, फिर बोलते आपके पॉजिटिव है। फिर कुछ बच्चे चले गए, उनको बोलते आप जाओ, फिर बोलने लगे कुछ बच्चे थे उनको बोलते कि आप जाओ, गर्म पानी पी लेना और ठंडे चावल नहीं खाना, मीट भी नहीं खाना, आप चले जाओ, बाकी ठीक है आप। नहीं, जब मैं घर गई 1 घंटे बाद जब लिस्ट देखी तब मेरा नाम भी था। स्कूल हमें ये नहीं बताया कि आप लोग नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। जब हम घर गए तब पता चला कि हम लोग पॉजिटिव हैं। तब तक आप घर में सबसे मिल रहे थे? जी। इसके अलावा अगर देखें बच्चे, कल आप पहली बार स्कूल आए थे? जी, हम पहली बार ही कल स्कूल आए थे। आप मुझे एक बात बताओ, जब एक दिन का बच्चे का लेसन छूट जाता है उसकी पढ़ाई कितनी ज़्यादा हो जाती है? किसी ने कुछ भी नहीं बताया। जब मैं घर गई मुझे यहाँ पे तक ये भी नहीं बताया। आधे बच्चों को अलग करके नीचे लेके गए, वहाँ इन्हें बोला कि इतने बच्चे आपके थोड़ा थोड़ा फेड है तो आप गर्म पानी पियो, ठंडी चीज़ें खाओ, ठंडी चीज़ें नहीं मत खाओ, खट्टी चीज़ें खाओ। तो आप हमें कुछ नहीं बोला। हम जब रास्ते में से जा रहे थे आधे बच्चों को फिर अलग करके कहा। हम जब चले गए तो पीछे से इन्हें न्यूज़ चढ़ाई कि बच्चे भाग गए, आधे जितने भी बच्चे थे आधे वहाँ से भागे। हमने जब घर में पता किया तो हमें वहाँ पे लिस्ट आई कि ये बच्चे पॉजिटिव है। हमें पहले कुछ भी नहीं बताया कि हम पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ भी नहीं बताया उन्हें। वहाँ पे ऐसे हमें ऊपर भेज दिया, आधू को अलग किया, आधू को भेज दिया, फिर बोलते हैं बाद में कि ये सब भाग गए थे वहाँ। दर्शकों, हमने राजौरी की सीएमओ शहनाज भट्टी, डॉक्टर शहनाज भट्टी से बातचीत की और उनका ये कहना है कि जितने भी प्राइमरी कांटेक्ट में इनके साथ जो बच्चे के साथ आए हैं उनको भी आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए, लेकिन लापरवाही बड़ी है। हम बार बार ये आग्रह कर रहे हैं, बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं लोगों को कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, वेव तीसरी कभी भी आ सकती है, लेकिन हमें अपने आप को सतर्क रखना होगा। बिल्कुल, जैसे ये कल यहाँ पे थन्ना मंडी में कैरोलाइट स्कूल में यहाँ पे टेस्ट किए गए तो यहाँ पे जो 32 जो बच्चे थे वो पॉजिटिव निकले यहाँ पे। तो अब उसमें ये है कि जितने भी ये बच्चे पॉजिटिव निकले हैं यहाँ पे, तो हमारे हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको आइसोलेट करना चाहिए। तो आइसोलेट करने के बाद जो है बाद में इनका हम लोग RT-PCR वगैरह भी करेंगे और उससे पता चलेगा बाद में कि क्या है ये। क्योंकि इसमें जैसे आप ये DC साहब की तरफ से आर्डर था स्टार्टिंग में, 8 से 10-15 दिन पहले ये आर्डर निकला था कि जो भी स्कूल खुलेंगे चाहे 50% स्ट्रेंथ के हिसाब से खुलेंगे, लेकिन उनका सबसे पहले टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद ही वो स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। तो दर्शकों, हमारे संवाददाता राजौरी से जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, 32 पॉजिटिव और उसके बाद कोई SOPs का पालन नहीं किया गया।
अब क्या पोजीशन है, क्या उनके प्राइमरी कांटेक्ट में आने वाले जो बच्चों के साथ कांटेक्ट में आए हैं, क्या उनको आइसोलेशन में रखा गया है, क्या उनके टेस्ट हो रहे हैं, RT-PCR करवाए जा रहे हैं? बिल्कुल, कल हमने देखा था जहाँ थाना मंडी में एक ही स्कूल में 32 बच्चे पॉजिटिव आए थे, यानी 50% बच्चे, क्योंकि 64 बच्चे स्कूल में पहुंचे हुए थे, जिनमें से 32 बच्चे पॉजिटिव आए थे। और उसके बाद एक बड़ी लापरवाही देखी गई थी कि उन बच्चों को घरों के लिए भेज दिया गया था और उन बच्चों को लगभग एक घंटे तक इस बात का पता नहीं था कि वो लोग पॉजिटिव है। 1 घंटे के बाद जाके उनको ये पता चला था कि वो लोग पॉजिटिव है। और आज सुबह हमने देखा थाना मंडी में कि उन बच्चों को वापस घरों से लाया गया, हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद उनको कोविड सेंटर जो बनाया गया है थाना मंडी के पलांगड़ इलाके में, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया और इनकी वहाँ RT-PCR टेस्ट का सिलसिला शुरू किया गया। और चीफ मेडिकल अफसर से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब इसमें मास लेवल पर जो है टेस्टिंग शुरू की जाएगी, इनके क्लोज कांटेक्ट में आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, इनकी फैमिलीज के टेस्ट किए जाएंगे और आज इन बच्चों को कोविड सेंटर के लिए भेज दिया गया। जी जमशेद, आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये बहुत लापरवाही है, बच्चों को पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है और उनको घर भेज दिया गया है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर ये ब्लंडर जिस तरह इनकी दोबारा टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, अगर दोबारा ये बच्चे पॉजिटिव आते हैं तो ये थाना मंडी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर बन सकता है, क्योंकि ये बच्चे उसके बाद गाड़ियों में बैठ के अपने घरों की तरफ भी गए, कई लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, कुछ बच्चे इनमें से ऐसे भी थे जो ट्यूशन सेंटर तक भी गए थे। उसके बाद इस तरह की कवर्ड ब्लंडर इनकी तरफ से जो सामने, हालांकि मैं इस हवाले से भी प्रशासन से बात की, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि उनकी तरफ से जब टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया तो जब 6 बच्चे पॉजिटिव आए तो उन्होंने इंतजामिया को इस हवाले से बता दिया था। मगर बड़ी लापरवाही थी, जरूर इसको हम कह सकते हैं कि 32 बच्चे पॉजिटिव आते हैं और बच्चों को पॉजिटिव होने के बावजूद भी उनको घरों के लिए भेज दिया जाता है। बहुत बड़ा ब्लंडर है जो थाना मंडी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। और आज लोगों में भी काफी गुस्सा था। हालांकि कुछ लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने अपने बच्चों के दोबारा टेस्ट करवाए हैं, जिनके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, मगर वो प्रशासन ने तस्लीम नहीं की और प्रशासन ने आज उनके दोबारा RT-PCR टेस्ट के लिए उनको एक कोविड सेंटर में भेज दिया है। मगर ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है जो कल थाना मंडी इलाके में देखने को मिला कि बच्चे पॉजिटिव आने के बाद अपने जमशेद, ये माना जाए कि इसमें भी गेंद एक दूसरे के पाले में डाली जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? बिल्कुल विनोद, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना ये था कि हमारा काम था टेस्टिंग करना, क्योंकि जब बच्चे पॉजिटिव 6 पहले पॉजिटिव आए तो उस वक्त हमने इंचार्ज तक ये खबर पहुंचा दी थी कि 6 बच्चे पॉजिटिव आए। मगर लोकल से हमारी बात हुई है तो लोकल का ये कहना था कि अगर इसमें किसी की लापरवाही है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। मगर ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि आज मैं बच्चों से भी बात की है जो बच्चे पॉजिटिव आए, उन बच्चे मेरी आज बात भी हुई और बच्चों ने भी यही कहा कि उनको लगभग 1-2 घंटे तक इस बात का पता ही नहीं था कि वो पॉजिटिव हो। वो गाड़ियों में बैठ के अपने घरों तक भी गए, क्योंकि थाना मंडी के एक इलाके के नहीं बल्कि डिफरेंट गांव ऐसे हैं जहां से ये बच्चे पॉजिटिव आए और उसके बाद ये बच्चे अपने घरों को चले गए। बहुत बड़ा ब्लंडर है, मगर इस पर इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है ताकि इस ब्लंडर के जो जिनकी गलती थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर इसमें ये बढ़ते हैं मामले तो ये जरूर चिंता का विषय बन सकता है राजौरी और थाना मंडी के लिए। शुक्रिया। दर्शकों, अब हम बात करेंगे JJ कॉलोनी वेयरहाउस की। इस कॉलोनी को 2012 में अनसेफ घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे परिवार यहाँ पे रह रहे हैं। परिवार के साथ साथ नीचे दुकानें भी चल रही हैं। ये कभी भी ढह सकती है। जब भी कभी बड़ी बारिश आएगी ये पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा, क्योंकि 2012 में खुद रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग ने ये क्लियर कर दिया है, PWD ने क्लियर कर दिया है कि ये अनसेफ बिल्डिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ये अभी भी चल रही है। हमने एक्सीडेंट से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वाकई में ये अनसेफ बिल्डिंग है और हमने भी अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है, उसके बावजूद भी लोग इसको खाली नहीं करवा रहे हैं। सर, इसमें हमें ये केस जो है ये स्टेट इंजीनियर PWD R&B के साथ हुआ था। उन्होंने इस पे एक हमें नोटिस कह सकते हैं, उन्होंने भी हमें इतला किया था। उन्होंने एक चिट्ठी निकाली थी 2012 में, जिसमें उन्होंने इसको अनसेफ डिक्लेयर किया था। उसके बाद हमारे लोगों ने इसको अखबार में भी इन लोगों को नोटिस दिया है, पर्सनली भी इनको लोगों को नोटिस दिया है कि इसको वेकेट कर दिया जाए ताकि कल को कोई हादसा ना हो जाए और उस पोजीशन में इन लोगों का नुकसान हो जाएगा।
दर्शकों, हमने वीसी जेडीए से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हमारे संज्ञान, पंकज मल्होत्रा, उनका ये कहना था कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, आपने लाया है, अग्रिम कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके विषय में हम बात करेंगे अपने इंजीनियर लोगों से। आपने मेरे संज्ञान में लाया है और शायद मुझे पता भी था। इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो उचित कार्रवाई बनती होगी इसमें ज़रूर हम करेंगे। मैं पूरा ये इनसे रिव्यू कर लेता हूँ अपने इंजीनियरिंग से, देखता हूँ इशू क्या है इसमें, क्यों नहीं अभी खाली हुआ है, तो जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी हम ज़रूर करेंगे। दरअसल स्थानीय लोगों के माने तो उनका कहना है कि ये एक मौत का कुआं है। जब 2012 यानी करीब 9 साल पहले ये अनसेफ डिक्लेयर की जा चुकी है, उसके बावजूद भी ना जेडीए प्रशासन इसको खाली कराने में नाकाम रहा है और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी वहां से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का ही काम है, हमें तो मजबूरी में बैठे हुए हैं। ये तो अनसेफ है ही है, पहले ही कह चुके हैं हम तो ये रिस्की मामला है। तो जिस तरह से सामने आपके वो इससे भी ज़्यादा है, वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस खतरनाक है। वो पहले ही रह चुके हैं, उनको बच्चे बुच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है इससे भी। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कुछ करना चाहिए। तो इसमें ये हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर भी आते हैं, हमारी बिल्डिंगें भी आती हैं। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। जहाँ पर बस स्टैंड तो बना है, लेकिन इन्होंने कोई नई बिल्डिंग तैयार नहीं की है। पहले कहते थे कि पीछे हमारे कोई जगह है जहाँ पर ये बिल्डिंग बना रहे हैं, बस स्टैंड के लिए बना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं किया। जहाँ पर भी जितने भी लोग रहते हैं ये अनसेफ है, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। दर्शकों, आज के दिन यानी 28 सितंबर को रेबीज डे मनाया जाता है और ये विश्व भर में मनाया जाता है। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि आवारा कुत्ते कहीं ना कहीं लोगों को काटते हैं और काटने के बाद उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। सरकार ने एक प्रोग्राम के तहत एक तो जो पालतू कुत्ते उनकी वैक्सीनेशन हुई होती है, दूसरे कुत्तों जो स्ट्रे डॉग जिनको कहते हैं उनको भी पकड़ कर उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है और दोबारा उनको वहां पे छोड़ा जा रहा है। आइए पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर। दर्शकों, इस बाबत हमने डॉक्टर तस्विंदर कौर और डॉक्टर नाहिदा से बातचीत की और उन्होंने विस्तार से बताया कि अगर आपको कुत्ता काटता है या कोई जानवर काटता है, दूसरा बंदर काटता है, आपको बिल्ली काटती है, तो आप वो अपना उपचार मत करें, आपको तुरंत अस्पताल में आना चाहिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। दो किस्म के काटने के मामले सामने आते हैं। एक तो किससे ब्लड निकल जाता है, काटने के बाद ब्लड निकल जाता है, और दूसरा मामला आपके सामने आता है कि काटता है जानवर लेकिन ब्लड नहीं निकलता है। आज वर्ल्ड रेबीज डे है और इसकी छोटी सी मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगी। 28 सितंबर को लुई पास्चर की डेथ हुई थी, जो कि एक केमिस्ट थे और एक केमिस्ट के साथ एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट थे। और ये वो इंसान थे जिन्होंने काम किया था ना जो हमारी जो रेबीज़ की वैक्सीन है उसके ऊपर, और फर्स्ट जो वैक्सीन की डोज सक्सेसफुल हुई थी वो इन्होंने ही बनाई थी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि जितने भी हमारे पेट डॉग्स हैं वो ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड होते हैं, क्योंकि जो भी अपने घर पे डॉग रखता है वो उसको वैक्सीनेट कराता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जो स्ट्रे डॉग्स हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, और मुझे लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है। हम लोग इनको पकड़ते हैं वैक्सीनेट करके, फिर वापस अपने अपने जिस जगह से हमने पकड़े होते हैं वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इस
बहुत ही खूबसूरत, बड़े ही लावेबल जानवर को बचाएं। एंटी रेबीज़ के पेशेंट्स यहाँ पे हमारे पास जम्मू और जम्मू के आसपास के सारे इलाकों से आते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे ये जो गली के कुत्तों के काटने की वजह से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादातर आते हैं, लेकिन पेट डॉग, बिल्ली, कैट, मंकीज़, इनके पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। हमारे पास यहाँ ज़्यादातर 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक वो जिनको जानवर ने काटा है और खून नहीं बहा है, और दूसरे वो जिनको जानवर ने बुरी तरह से काटा और खून भी बह रहा है। ये हमारी 2 कैटेगरीज बन जाती हैं इसकी, जिनका कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा दोनों का अलग है। तो जो कैटेगरी 2 के पेशेंट आते हैं जिनको कि खून नहीं निकलता, उनका मेनली ट्रीटमेंट हम ये करते हैं कि उनको वॉश करना है अच्छे से 10-15 मिनट पानी के नीचे, बहते पानी के नीचे वॉश करना है साबुन से और पानी से, और जो उनको पूरा अपना वैक्सीनेशन जो हमारे यहाँ पे हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 4 डोजेज़ हम यहाँ पे लगाते हैं बाजू में, वो उनको हम डेट्स बताते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं और उन दिन पे आके वो 4 डोजेज़ अपनी कंप्लीट करके जाते हैं। दर्शकों, हमने वहां पर मौजूद एक व्यक्ति से बातचीत की और उनका ये कहना है कि जितने भी लोग, चाहे जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या जो लोग अपने घरों में पेट्स को रखते हैं, उनको लाजमी हो जाता है कि उनकी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आप लोगों ने जितने भी घर पे कुत्ते पाले हैं, प्लीज़ डॉग्स वगैरह जो आपने रखे हैं उनको रैबिक के जो इंजेक्शंस वगैरह हैं वो लगा के रखें। और म्यूनसिपलिटी वालों को भी है कि जो आवारा कुत्ते हमारे गली मोहल्ले में हैं उनको भी रैबिक वगैरह के इंजेक्शन लगा के रखें, ताकि जो हमारे बच्चों को काटे हल्का ना चढ़े उनको। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे रैबिस की और इस वक्त एचओडी हमारे साथ जुड़ चुका है डॉक्टर राजीव गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आप हमें ये बताइए कि एवरेज कितने केसेस आते हैं साल भर में आपके पास? सर, आपका क्वेश्चन दोबारा प्लीज रिपीट कीजिए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि एवरेज साल में कितने ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें स्ट्रे डॉग ने काटा होता है या फिर मंकी ने काटा होता है या कैट ने, जब पेट्स ने किसने काटा होता है? एनिमल बाइट के केसेस के बारे में सर हम बात करेंगे जी। तो मेरे पास जो डाटा है वो पिछले 3 वर्ष का मैं बताऊंगा जी। 2019 में हमारे पास जो है 10,952 केसेस जो एनिमल बाइट के, जिसमें कि 90% केस जो डॉग बाइट के होते हैं वो हमारे पास एंटी रेबीज सेक्शन जम्मू मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट किए गए। राइट। उसके बाद 2020 पिछले साल जो कि एक पैंडेमिक का ईयर था, उसमें हमारे पास संख्या कम हो गई। जैसे कि आपको पता है, सुनने वालों को भी पता है कि लॉकडाउन लगा रहा काफी देर तक और लोग अपने घरों में ही सीमित रहे, तो 6,198 केसेस जो थे एनिमल बाइट के हमारे पास पिछले साल रिपोर्ट हुए जी। अब इस साल की बात करें तो हमने अगस्त तक जो मेरे पास डाटा है 8 महीने का, इस महीने को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, 3,452 केसेस, 3452 केसेस जो हैं हमारे पास एंटी रेबिक सेक्शन में पहले इस वर्ष के 21 के 8 महीनों में रिपोर्ट हुए हैं जी। जो है फिगर्स जो है ये शो कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि एनीवेयर बिटवीन 20 से लेकर 25 केसेस जो हैं रोज हमारे पास एंटी रेबिक सेक्शन में रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद ये तो नए केसेस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो फॉलो अप में रहते हैं, जो कि दूसरी तीसरी डोज लगवाने भी आते हैं जी। वो लोग भी हमारे पास 30 या 40 के नंबर के हिसाब से रोज जो है फॉलो अप केसेस के तौर पे भी हमारी सेक्शन में रिपोर्ट करते हैं जी। डॉक्टर गुप्ता, अब सवाल ये उठता है कि किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को एनिमल बाइट होता है, उसको तुरंत क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे में अगर जिसका ब्लड निकल जाता है वो बेटर होता है, जो ब्लड नहीं निकलता है? एनिमल बाइट की हम बात कर रहे हैं या डॉग बाइट की? पहले डॉग बाइट, आपने कहा कि 90% डॉग बाइट है, डॉग बाइट की ही बात करते हैं हम। हाँ, चलिए, कोई भी वुंड हो सर, एनिमल बाइट हो, डॉग बाइट हो, तो हम सबसे पहले उस रोगी को यही सलाह देंगे, सुनने वालों को भी, कि अपना जो वुंड है वो मिनिमम 10 या मैक्सिमम 15 मिनट तक रनिंग वाटर के नीचे रखें। उसको कहते हैं इनिशियल टॉयलेट ऑफ द वुंड जी। तो इनिशियल टॉयलेट ऑफ द वुंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एनिमल बाइट या डॉग बाइट का सलाइवा या स्लफ जो उस वुंड पे आया है, वो
80 से 90% तक वायरसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जी। इसके अलावा हम लोगों को ये भी सलाह देते हैं कि कोई भी साबुन, चाहे नहाने वाला देसी साबुन या डिटर्जेंट कोई भी है, उसको भी सोप को या पोविडिन आयोडोन को वहां पे जख्म पे लगा सकते हैं, जिससे कि उसमें सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ना हो और वायरस का स्प्रेड ना हो। तो ये जो मैंने बताया कि इनिशियल टॉयलेट ऑफ वुंड है, रनिंग वाटर के नीचे रखना है, ये हम अगर देर से भी पेशेंट आए अगर उसने ना किया हो तब भी हम ये करवाते हैं। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि रोगी की जो है मतलब 80 से 90% चांसेस कम कर देता है कि इन्फेक्शन वायरस की स्प्रेड करेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी ये कुछ हमारे यहाँ पे कुछ भ्रांतियां हैं जिसमें कि सुरमा, लाल मिर्च, वाइन या कुछ ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जख्म पे, जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशन या फेथ हीलर्स भी कहते हैं कि ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, उसका मेडिकल साइंस में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो चीजें इस्तेमाल की हैं। तो सुनने वालों को ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुरमा, लाल मिर्च या कोई भी ऐसी चीज जख्म पे ना लाएं, क्योंकि वो एक इरिटेंट की तरह एक्ट करते हैं और वायरस जो है इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग वो नर्व के लंग्स स्प्रेड करता है और रोगी को नुकसान पहुंचा सकता है। जी डॉक्टर गुप्ता, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पेट्स, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, मुझे लगता है संपर्क कट गया है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 डॉक्टर गुप्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।